बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोग को हम 11th फिजिक्स के टॉपिक कलन विधि कैलकुलस मेथड से गति के समीकरणों को हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो जो आपके गति के 3 समीकरण हैं वो कौन कौन हैं। v इक्वल होता है u प्लस ए टी। जो दूसरा है बेटा आपका s इक्वल होता है u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड गति का समीकरण है क्या है बेटा, v स्क्वायर इक्वल होता है u स्क्वायर प्लस 2as। इन सभी जो आपकी गति के तीनों समीकरण हैं इसमें u इक्वल v इक्वल a इक्वल और s इक्वल v u a और s और t इक्वल, ये सब चीज़ें इसमें गति के समीकरण में हैं। तो u इक्वल जो होता है प्रारंभिक वेग, कौन सा वेग होता है बेटा, प्रारंभिक वेग। जहाँ v होता है आपका कौन सा वेग, अंतिम वेग होता है। कौन सा वेग, अंतिम वेग। a है आपका त्वरण, a आपका है त्वरण और s है चली गई दूरी, चली गई आपकी ये दूरी है। और t क्या है बेटा, वो समय है। t आपका क्या है, इसमें समय है। प्रारंभिक वेग को इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बेटा। अंतिम वेग को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। त्वरण को बोलते हैं आप एक्सीलरेशन। और चली गई दूरी क्या है आपका, चली गई दूरी को डिस्टेंस, क्या है आपका, डिस्टेंस। या और समय क्या है बेटा आपका, टाइम है। क्या है, टाइम। तो आप देखें गति के समीकरण में इन u v a और s और t का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो सिंपल तरीके से बेटा हम शार्ट में आपको बतला चुके हैं। आज हम कलन विधि से इसको बताएंगे। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है बेटा कि जैसे हम कहें इक्वेशन जैसे होता है, चूँकि a इक्वल होता है त्वरण, एक्सीलरेशन a इक्वल होता है क्या होता है, वेग परिवर्तन। वेग में जो परिवर्तन होगा, पहले आपका जो शुरुआत में कोई काम करेंगे तो वेग आपका प्रारंभिक होगा, और जब कुछ समय पश्चात जब कुछ दूर चलेंगे तो वेग u ना हो करके बल्कि क्या हो जाएगा, वो v हो जाएगा। तो अंतिम वेग, चूँकि अंतिम वेग जो चलेगा अंत की तरफ चलेगा, तो उस वेग में से प्रारंभ के वेग को हम लोग घटा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा v माइनस यू अपान समय अंतराल होता है कि जब शुरू में आप चले थे तो वेग समय कुछ था, और जब आप अंतिम वेग की तरफ चल रहे हो तो समय कुछ होगा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि अंतिम जो लास्ट टाइम वो आपका t2 हो तो t2 में से हम लोग क्या करेंगे, t1 को घटा देंगे। या इसी को आप कह सकते हो v माइनस यू अपान t2 माइनस t1 को आप लिख सकते हो कि डेल्टा v अपान आप लिख सकते हैं डेल्टा किसके, t के। डेल्टा जो है क्या है, परिवर्तन है किसमें, वेग में, और डेल्टा यहाँ परिवर्तन है किसमें है, समय में। तो आप इसको जब कभी भी ये होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ कंडीशन अप्लाई करने कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, मीन्स कि डेल्टा टी अनंत सूक्ष्म हो। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डेल्टा टी जो है, जो समय है, 0 ना हो करके बल्कि 0 की तरफ क्या है, अग्रसर है। तो आप क्या करेंगे बेटा, तो इसको लिखेंगे डेल्टा v अपान डेल्टा t, या इसी को आप लिख सकते हैं dv अपान किसके हो जाएगा, ये dt के हो जाएगा। ये क्या होगा, अत्यंत सूक्ष्म होगा। a इक्वल टू हो जाएगा आपका dv अपान dt, और ये जो हमारा होगा कलन शास्त्र के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, कैलकुलस के अकॉर्डिंग आपका ये होगा कि a इक्वल टू होता है dv अपान dt।
तो सिंपल आप ये ध्यान में रखें बेटा। और उसके बाद आप देखें कि हम पहला जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम प्रूव कर रहे हैं किसके थ्रू, कलन विधि से इसको हम प्रूव कर रहे हैं। तो आप देखें बेटा, पहला जो आपका गति का समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप लिखेंगे चूंकि कैलकुलस या कैलकुलस को बेटा कलन बोलते हैं, कलन शास्त्र के अनुसार जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन ए इक्वल होता है आपका, अभी हमने देखा था पीछे, ए इक्वल क्या होता है बेटा, डी वी अपान किसके होता है, डी टी के, डी वी अपान डी टी के। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी वी इक्वल हो जाएगा ए डी किसके, टी के, और क्या करने पर समाकलन इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन करने पर तो इंटीग्रेशन जब बेटा आप करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रल का जो साइन होता है ये ऐसे होता है, इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करना है, तो ये आपका क्या था, dv था, इक्वल, फिर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और इधर क्या था आपका ए डी टी, बोथ साइड करेंगे इंटीग्रेशन, तो हमारे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ देखिए बेटा कि यहाँ पर जो किस वेग है, तो वेग दो हैं, एक आपका प्रारंभिक वेग था और एक कौन सा वेग था बेटा, अंतिम वेग। तो जो प्रारंभिक वेग होगा उसको लोअर लिमिट में लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा u, और जो अंतिम वेग होगा इसको अपर पे रखेंगे, ये हो जाएगा आपका v। अब यहाँ पे देख रहे हैं dt है, जिस किसी के साथ d होगा उसी की लिमिट हम लोग लिखेंगे। तो यदि शुरू में जब प्रारंभिक वेग रहा होगा, जब काम शुरू किया गया होगा, तो वहाँ पर जो समय था 0 था, और t समय पश्चात कुछ समय उसका बढ़ करके क्या हो गया, वो t हो गया, क्या हो गया, वो t हो गया। तो आप क्या करेंगे बेटा, ये dv है, ये dt है, तो इसके लिए अक्सर करके मैथ वाले बच्चों को ये फार्मूला आसानी से इसको कर लेते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं बेटा, आप लोग को थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है, क्योंकि आप लोग को इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के बारे में उतनी जानकारी नहीं रहती है। तो बेटा यहाँ आप इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे। वो फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल dx इक्वल होता है, इंटीग्रल dx इक्वल किसके होता है बेटा, x के, इंटीग्रल dx इक्वल किसके होता है, x के। ये आपको बेटा ध्यान में रखना है कि इंटीग्रल dx इक्वल किसके होता है, ये आपका x के होता है। इस फार्मूले को बेटा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इंटीग्रल dv है तो वो v के हो जाएगा, इंटीग्रल dt है तो किसके हो जाएगा, x के हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो आप देखिए आगे अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dv है आपका बेटा, इंटीग्रल dv है तो ये किसके हो जाएगा, v के हो जाएगा। किसके हो गया, ये v के हो गया। अब आपका यहाँ लिमिट बचा हुआ, यहाँ u है, यहाँ पर क्या है, v। तो आप क्या करेंगे, जब इंटीग्रल dv की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट को लेफ्ट में ना करके इसी में हम राइट की तरफ इसको रख देंगे। तो लोअर लिमिट जो आपकी थी u यहाँ रखेंगे, और जो अपर लिमिट v थी उसको हमने v रख दिया, इक्वल। अब क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ देखें कि जिस किसी के साथ d लगा होगा उसी का इंटीग्रल निकलेगा, और यदि कोई अदर होगा तो उसको कहाँ कर देंगे, हम बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर किसको हम बाहर करेंगे, a हो गया, a को हमने बाहर करा तो ये इंटीग्रल 0 to ये t हो जाएगा, और क्या था बेटा, ये dt। तो अभी आपने देखा बेटा इस फार्मूले में कि इंटीग्रल dx का मान x होता है, इसी प्रकार हमने रखा मान इंटीग्रल dv का मान क्या हुआ, v। तो इंटीग्रल dt का भी मान क्या हो जाएगा, t के हो जाएगा। चूँकि आप लिख दें इंटीग्रल dt इक्वल किसके हो जाएगा, ये t के हो जाएगा। तो देन क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया v
यहाँ पर हमने प्रारंभिक वेग रखा लिमिट में, यहाँ पर अंतिम वेग इक्वल ए हमने रखा। इंटीग्रल डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, टी। और यहाँ पर जो हम लिमिट रखेंगे, प्रारंभ में क्या था, समय 0 था, अब समय क्या हो गया, टी हो गया। जब कभी भी इस लिमिट के मान को रखते हैं तो सबसे पहले अपर वाले को, अपर लिमिट को रखते हैं। अपर लिमिट आपका क्या है, v है, फिर माइनस लगाते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट को रखते हैं। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे बेटा, अपर लिमिट को। तो v की जगह पर एक बार हम लोग क्या रखेंगे, v रखेंगे। क्या रखेंगे, v, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। फिर v की जगह पर लोअर लिमिट, v की जगह पर क्या था, u था, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे u इक्वल a की जगह a आप रहने दीजिए। अभी हमने बताया बेटा पहले अपर रखते हैं, तो t की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, t, फिर माइनस लगाएंगे, और t की जगह पर फिर अब हम लोग क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पर हमने क्या रखा बेटा, 0 रखा। तो ये क्या हो गया आपका, v माइनस यू इक्वल a, और t में से जब 0 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा आपका, t। या इसी को आप लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल हो गया टी के, या इसी को v इक्वल हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस u, और प्लस क्या हो जाएगा, टी। v इक्वल हो गया u प्लस टी। यही बेटा आपका गति का कौन सा समीकरण है, यही आपकी गति का प्रथम समीकरण है कि v इक्वल किसके हो गया, v इक्वल हो गया u प्लस टी के। हमने किस मेथड से निकाला, कलन विधि से निकाला। अब बेटा हम लोग गति के द्वितीय समीकरण को किसके थ्रू, कलन विधि या कैलकुलस मेथड से प्रूव करेंगे। तो बेटा देखें, जो आपका द्वितीय समीकरण है वो क्या है, आप जानते हैं क्या है बेटा, s इक्वल होता है u t प्लस हाफ a टी स्क्वायर। इसको हमको क्या करना है, गणितीय विधि से क्या करना है, इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो होगा क्या बेटा, इसके लिए आप क्या रखेंगे, चूँकि कलन शास्त्र के अनुसार, किसके, कलन कलन शास्त्र से क्या जानते हैं बेटा आप जानते हैं कि v इक्वल होता है ds अपान dt के। सिंपल में बेटा वेग इक्वल होता है किसके, विस्थापन बटे समय के। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आप करेंगे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ds इक्वल हो जाएगा v d t के। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो vs इक्वल टू किसके हो गया, v d t के। आप जानते हैं बेटा चूँकि v इक्वल होता है आपका u प्लस a t के, v इक्वल होता है u प्लस a t के, तो देन क्या हो जाएगा आपका, ds इक्वल हो जाएगा, इस v की जगह पर हम ये वाला मान रखेंगे। तो क्या मान रखेंगे बेटा, u प्लस a t हमने रखा, और dt यहाँ था, dt को हमने ऐसे ही रख दिया। तो क्या हो गया बेटा, अब इस dt का इन दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया आपका u d t हो गया, अब प्लस क्या हो गया, a t इंटू क्या हो जाएगा आपका dt। ये किसके इक्वल आ गया, ds के इक्वल आ गया। ds इक्वल हो गया u dt प्लस a t इंटू dt। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप लिखेंगे दोनों और क्या आपका बेटा, समाकलन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन करने पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने पर बेटा लिमिट भी चढ़ेगी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हमने किया तो जो दूरी है, प्रारंभ में दूरी क्या रही होगी, 0 रही होगी, और बाद में लास्ट में दूरी क्या हो जाएगी आपकी, s हो जाएगी। यहाँ पर आप जो था आपका, यहाँ पर आपने क्या रख दिया, ds इक्वल। अब पुनः हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम लोग जो लिमिट चढ़ाएंगे u का नहीं चढ़ाएंगे, जिस किसी के साथ d लगा होगा उसी का चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर प्रारंभ में वो समय है, तो समय क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। नेक्स्ट फिर समय क्या हो गया होगा आपका, t हो गया। तो u d t हो जाएगा,
प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ भी टाइम है तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन लगाएंगे, लिमिट लिखेंगे समय की, तो 0 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, t तक हो जाएगा, और 80 इंटू किसके हो जाएगा, ये आपका dt के हो जाएगा, 80 इंटू किसके हो जाएगा, ये dt के हो जाएगा। अब देखें कि क्या करेंगे इसको हम लोग, इंटीग्रल आप जानते हैं, चूँकि इंटीग्रल dx इक्वल किसके होता है, x के, तो इंटीग्रल ds इक्वल किसके हो जाएगा, देन इंटीग्रल ds इक्वल किसके हो जाएगा, आपका इंटीग्रल ds इक्वल किसके हो जाएगा, s के। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या रख दिया बेटा, s रख दिया, ds की जगह पे हम लोगों ने s रखा। अब हम लोग लिमिट चाहेंगे, तो लिमिट क्या थी, यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे लिमिट क्या थी, s थी। उसके पश्चात अभी हमने गति के प्रथम समीकरण बताया था कि जिस किसी के साथ क्या हो, dt हो, यदि उसका वो पेयर बनता है तो उसको साथ में रखते हैं, यदि अदर होता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ u अदर है तो u को हमने क्या किया बेटा, बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन में जो लिमिट आपकी 0 से लेके कहाँ तक है, t तक है, यहाँ बचा क्या आपका dt, क्या बचा बेटा, dt प्लस आप आगे देखें, आप आगे देखेंगे तो t dt एक ग्रुप में है, यहाँ t है, यहाँ dt है, लेकिन a क्या है, ये अलग है, तो इसको आप बाहर निकालते हैं, ये हमने निकाला। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट चढ़ाएंगे 0 से लेके t तक, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 से लेके कहाँ तक, t तक, और है क्या बेटा, t इंटू डी टी। तो आप यहाँ पे फार्मूला ध्यान दिए बेटा, एक फार्मूला जो हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया था, ये वाला एक फार्मूला आप ध्यान दें, क्या होता है, चूँकि इंटीग्रल x पे पावर n dx इक्वल होता है x पे पावर n प्लस 1 अपान होता है n प्लस 1 के। इससे क्या हुआ बेटा कि यदि फार्मूला आपका यहाँ n है, कोई भी नंबर हो तो उसमें एक जोड़ देंगे और अपान करके जो आपका पावर होगा उसमें भी क्या कर देंगे, एक हम लोग जोड़ देंगे। तो अब देखें क्या बनना हमारा, s की जगह पर आप ये सभी रहने दें, 0 से लेके कहाँ तक था, ये आपका s तक था, ठीक है बेटा। u की जगह u हम लोग रखेंगे। अब dt का मान आप जानते हो बेटा, dt का मान क्या होता है आपका, t होता है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, t रखेंगे, प्लस a की जगह पर a हमने रख दिया। अब आप t dt है तो t पे पावर यहाँ पर कितना बेटा, 1 है, तो ये t dt है, x पे पावर n dx है, तो t की जगह पावर 1 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 n की जगह पर 1 हो जाएगा, प्लस 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, अपान t की जगह यहाँ n की जगह पर 1 हो जाएगा, प्लस 1। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर अपान किसके हो जाएगा, ये 2 के, और जो लिमिट लिखी जाएगी 0 से लेके कहाँ तक, ये t तक। अब बेटा ये 0 लोअर लिमिट है और यस क्या है, अपर लिमिट। तो हमने बताया कि s सबसे पहले अपर लिमिट को रखते हैं, तो यस की जगह पर हम लोगों ने यस रखा, फिर माइनस लगाया और यस की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। नेक्स्ट आप देखें u, अब हम लोग t की लिमिट रखेंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट हमने t रखा, फिर माइनस लगाया हमने, फिर क्या रखा t की जगह पे 0 प्लस a। अब यहाँ पे देखिए अपान 2 है, तो इंटू 1 अपान 2 को हमने क्या कर लिया बेटा, बाहर निकाल दिया। अब क्या करेंगे, एक बार t की जगह पर t रखेंगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, फिर क्या रखेंगे, t की जगह पर आप क्या रखेंगे, 0, तो माइनस यह हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर। तो s में से 0 निकलेगा तो क्या बचेगा बेटा, यस, u, t में से 0 निकलेगा तो केवल t यहाँ बचेगा, तो ये आपका हो गया ut प्लस 1 अपान 2 को आप पहले लिख दें, 1 अपान 2, a की जगह पर a आप रहने दें, और ये टी स्क्वायर है माइनस 0 स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर मतलब कुछ नहीं होता है, तो बचा क्या है यहाँ पर, टी स्क्वायर, तो हाफ a टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही बेटा आपका कैलकुलस मेथड से आपके गति का द्वितीय समीकरण है, जिसे हमने किसके थ्रू, कैलकुलस मेथड के थ्रू प्रूव। तो बेटा देखें आप, हम लोग क्या करेंगे, गति का जो थर्ड समीकरण है उसको हम लोग किससे, कैलकुलस मेथड से प्रूव करेंगे। तो गति का जो तृतीय समीकरण है वो क्या है बेटा, आप जानते हैं v स्क्वायर इक्वल होता है u स्क्वायर प्लस
2a किसके होता है, s के, 2a s के। तो इसको हम लोग अब किससे प्रूव करेंगे बेटा, कैलकुलस मेथड से। तो आप देखें तो कलन शास्त्र के कलन किससे, कैलकुलस कलन शास्त्र से आप जानते हैं बेटा क्या कि ए इक्वल होता है आपका dv अपान dt। इसी फार्मूले को हमने किसमें, प्रथम समीकरण के लिए, प्रथम समीकरण को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था, रखा था। या इसी को बेटा आप लिख सकते हैं dv अपान dt। अब यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ ध्यान देंगे आप, हम लोग क्या करेंगे कि ds अपान ds से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। दोनों इसलिए करें ताकि हमारे इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका एक पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, हम लोग एक पेयर बनाएंगे। तो पेयर कैसा बनाएंगे, एक हम लोग बनाएंगे इसका ds अपान dt का, ds अपान dt का एक पेयर बनाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, आप ध्यान दें कि ds अपान क्या लिख देंगे, dt इंटू बचा क्या आपका dv अपान ds। आप देखिए बेटा ds अपान dt एक हो गया, यहाँ बचा क्या था dv अंश में, तो dv हमने रखा अपान ds हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, ये a के हो गया। तो ds अपान dt को बेटा आप जानते हैं, आप लिखेंगे चूँकि आपको पता है क्या v इक्वल होता है आपका ds अपान किसके होता है, dt के। तो देन क्या हो जाएगा आपका a इक्वल ds अपान dt को आप लिख देंगे v इंटू क्या हुआ, बचा यहाँ पर dv अपान क्या हो गया आपका ds हो गया, dv अपान ds हो गया। तो आप अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका v dv इक्वल इक्वल हो जाएगा a ds के। अब क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप लिखेंगे दोनों और समाकलन इंटीग्रेशन ठीक है बेटा, दोनों ओर समाकलन इंटीग्रेशन करने पर। अब आप जानते हैं बेटा जब हम लोग दोनों ओर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो लिमिट लिखेंगे, लेकिन लिमिट हमेशा हम लोग डी वाली रखेंगे। तो यहाँ वेग है, वेग की लिमिट रखेंगे, और यहाँ समय दूरी है तो दूरी की लिमिट रखेंगे। तो बोथ साइड हम लोग क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या था आपका v dv था। अब यहाँ पर हम लोग जो आपका अंतिम वेग है उसकी लिमिट रखेंगे। तो वेग दो होंगे, एक आपका प्रारंभिक होगा इनिशियल और एक आपका अंतिम होगा फाइनल। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे u और यहाँ पर क्या रखेंगे बेटा v इक्वल इंटीग्रल लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग दूरी का रखेंगे, तो प्रारंभ में जो दूरी चलेगा वो 0 रहेगा और जो फाइनल दूरी होगी उसको हम लोग क्या मान रहे हैं s, और a ds होगा। अब आप जानते हैं बेटा v de एक पेयर में रहेंगे लेकिन a ds दोनों क्या हैं, अलग हैं। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रल u और v के, और ये हो जाएगा v dv इक्वल a को आप बाहर निकाल देंगे। तो इंटीग्रल 0 से लेके कहाँ तक चले, s तक, और ये हो जाएगा आपका ds। तो अभी आपने देखा बेटा सेकंड इक्वेशन में कि x dx, चूँकि आप लिखें, चूँकि ऐसे आप लिखें इंटीग्रल x dx इक्वल होता है x पे पावर n+1 अपान किसके होता है, n+1 के। तो आप इंटीग्रल v dv को इसलिए इंटीग्रल v dv इक्वल, आप देखिए v पे पावर 1 है तो यहाँ v लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपका v, तो v लिखेंगे और यहाँ पर पावर 1 है तो 1+1
तो v पे पावर 2 हो जाएगा अपान 1 + 1 2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि v² अपान किसके हो जाएगा, ये 2 के हो जाएगा। और आप नेक्स्ट जानते हैं बेटा कि इंटीग्रल dx इक्वल किसके होता है, x के। तो यहाँ इंटीग्रल आपका ds है, इंटीग्रल क्या है बेटा ds, तो ये किसके हो जाएगा, s के हो जाएगा। तो ये जो दोनों आया हुआ बेटा, इन दोनों को हम लोग इस वाले में पुट कर देंगे। तो आप देखें v की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, v² अपान किसके रख देंगे, 2 के। और यहाँ पर हम लोग लिमिट लगाएंगे, जो लिमिट हमारी है u से लेके कहाँ तक, हम v तक है। इक्वल की जगह हमने इक्वल रखा, a की जगह हमने a रखा, a की जगह पर a रखा। और यहाँ दूरी ds की वैल्यू कितनी आई है, s आई है, तो हम लोगों ने यहाँ s रखा। और जो लिमिट लगाएंगे यहाँ 0 से लेके कहाँ तक, s तक। 0 से लेकर हम लोग क्या रखेंगे, s तक। तो आप देखिए बेटा अब आगे 0 से लेके हमने कहाँ तक रखा, s तक। तो इस वाले पार्ट को आप देखें बेटा, तो यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 को आप पहले उतार दें, उतार दिए आप। अब हम लोग एक बार v की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, v रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और v की जगह पर u रखेंगे। तो v की जगह हम लोग v रखेंगे तो हो जाएगा v², माइनस लगाएंगे और फिर हम लोग v की जगह पे क्या रखेंगे, u रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका u² इक्वल a की जगह पर a रहेगा ही रहेगा। एक बार यस की जगह पे हम लोग यस रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और यस की जगह क्या रखेंगे, 0। तो एस की जगह हमने रखा यस, माइनस लगाया हमने और इसकी जगह क्या रखा बेटा, ये 0। तो ये हो गया 1/2 आपका हो गया v² माइनस u²। और a s में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, s। अब ये 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बचा क्या बेटा, यहाँ पर जो आपका बचा v² माइनस u² इक्वल किसके हो गया, 2as के। या ऐसे आप लिख सकते हैं v² इक्वल, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा u² और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2as हो जाएगा। यही आपका गति का तृतीय समीकरण है, जिसको बेटा हमने किस मेथड से, कैलकुलस मेथड से निकाला।